तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड। देखिए, इंटर हेलोजन का क्या मतलब है? इंटर हेलोजन का क्या मतलब है कि हेलोजन से हेलोजन जुड़ेंगे, एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन जुड़ेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब सुनिए क्या कह रहे कि एक हेलोजन से दूसरे हेलोजन में जुड़ेंगे, उसके लिए कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं कि साइज की बात करें पहला, तो साइज की बात करते हैं तो फ्लोरीन छोटा है, तब क्लोरीन है, तब ब्रोमीन है, और सबसे ज़्यादा आयोडीन है। पहला केस हो गई ये चीज़ें, बिल्कुल ध्यान में आपको रहना चाहिए और आना चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। ऐसा ये दो बातें आप इंटर हेलोजन कंपाउंड में याद रखेंगे, क्योंकि इसके बगैर आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड का सवाल, या आप कभी कभी तो डायरेक्टली सवाल का आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड इज पॉसिबल या विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको ऐसा सवाल आ जाएगा कि इंटर हेलोजन कंपाउंड में किस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है या देखना है, या स्टेबिलिटी कभी कभी पूछ देता है। तो पहला काम करना है आपको साइज देखना है कि सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब फ्लोरीन। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। अब देखिए, अब हम लोग जब बात करेंगे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड की, तो हम लोग क्या बात करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड की। तो क्या कहूँगा कि ये मेरा एक्स है और ये मान लेते मेरा एक्स डैश, और यहाँ मैं करता हूँ होल एम। एम मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, समझे इस बात। अब हम क्या कहने वाले हैं समझिए, इसमें दो पार्ट है। एक आपके जो आएंगे सेंट्रल एटम और दूसरा जो आपके आएंगे सराउंडेड एटम। सराउंडेड एटम सुनिए, तो पहला पार्ट क्या आने वाला है आपका सेंट्रल एटम जो बीच में होगा, और दूसरा होगा सराउंडेड एटम। समझे इस बात को। अगर मैं कहूं आपको कि बताइए मुझे कि सेंट्रल एटम के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सबसे पहले जाने मिनिमम नंबर, जो मिनिमम नंबर में होगा। दूसरा क्या करें, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और तीसरा कंडीशन बिग साइज। ये 3 कंडीशन है आपके सेंट्रल एटम के। क्या कहा हमने, मिनिमम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, बिग साइज होना चाहिए, बड़ा साइज होना चाहिए। अब देखिए, सराउंडेड एटम के लिए हम बात करें तो क्या कहेंगे, पहला कंडीशन वही उसका उल्टा, मैक्सिमम नंबर, जितना ज़्यादा नंबर वाला हो। दूसरा बात कहेंगे, या मैक्सिमम की जगह कहेंगे मोर नंबर। दूसरा कहेंगे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की जगह क्या कहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और तीसरा क्या कहने वाले हैं, स्मॉल साइज। ये आपके कंडीशन है, इसको आप हमेशा याद रखें, आपका सवाल कभी गलती नहीं होगा। बस ये आपके कंडीशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जब इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करेंगे तो दोनों हेलोजन ही होंगे, लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मिनिमम नंबर में होगा, उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल एटम। जिसका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा और मैक्सिमम नंबर में होगा, उसको हम लोग कहेंगे, या इसको मोर नंबर भी आप बोल सकते हैं, या n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ऐसा भी कहीं लिखा होगा। तो क्या कहेंगे, ये होंगे आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन कौन से है, कौन कौन से पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला सवाल आपको यही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम बात करें कि कौन से पॉसिबल होंगे, कौन से पॉसिबल नहीं होंगे, तो देखें आप, तो पहला काम करें कि आप देखते जाएं क्या क्या बनेंगे आपके।
तो अगर बात करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड की, यानी x डैश n करें, तो सबसे पहला अगर हम बात करें, हमने कहा कि सेंट्रल एटम होने के लिए साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अब क्या बात करेंगे कि साइज जो सबसे बड़ा है वो किसका है? आयोडीन का। आयोडीन का। उसके बाद किसका है? ब्रोमीन का। उसके बाद किसका है भाई? उसके बाद क्लोरीन का। क्या फ्लोरीन सेंट्रल एटम में आएंगे क्या? तो याद रखना आपको, फ्लोरीन सेंट्रल एटम में नहीं आएंगे। रीजन इसका यह है कि इससे कोई छोटा है ही नहीं। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि आयोडीन में पॉसिबल क्या क्या होंगे। अगर हम बात करें तो देखेंगे कि IF7 पॉसिबल होंगे। अगर मैं बात करूं IF5 पॉसिबल होंगे, और मैं अगर बात करूं कि IF3 पॉसिबल होंगे। देख लीजिए, उसी तरीके से अगर आप क्लोरीन के साथ करेंगे तो भी ICl5 होंगे, ICl3 होंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो पॉसिबल होगा। इसका रीजन क्या है कि सेंट्रल एटम बड़ा है, सराउंडेड एटम छोटा है। अगर उसी तरीके से ब्रोमीन की बात करें तो मैं क्या कहूंगा कि BrCl7। अगर मैं कहूं BrCl5, BrCl3, ऐसा करें। अगर मैं कहूं BrF7, पॉसिबल है। BrF5, BrF3। चलिए, अगर Cl की बात करें तो ClF7, ClF5, ClF3, इस तरीके से पॉसिबल होंगे। तो कुछ सवाल आपके आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड इज पॉसिबल और विच इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ सवाल हम लोग लिखते हैं कि पॉसिबल इंटर हेलोजन कंपाउंड, पॉसिबल इंटर हेलोजन कंपाउंड। कौन से है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो पॉसिबल है, कौन से है जो कि पॉसिबल नहीं है? देखिए, मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं BrF5, ClF5, BrI5, IBr5, कौन से पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल इंटर हेलोजन कंपाउंड। आप इसमें बताएं कौन से पॉसिबल नहीं है। देखिए, तो क्या करें, मिनिमम नंबर ये है कि ये सेंट्रल एटम है, ये ज्यादा नंबर में है तो सराउंडेड एटम है। अगर साइज की बात करें तो साइज बड़ा है, इसके साइज की बात करें छोटा है। अगर मैं बात करूं, अब देखिए लगभग चीजें क्लियर है, मिनिमम नंबर में, मैक्सिमम नंबर में। मैं बात कर रहा हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंटर हेलोजन क्लियर है। क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, सही होगा। ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कहीं लिखा है ClBr3, क्या ये पॉसिबल है? तो कहेंगे सेंट्रल एटम छोटा है, सराउंडेड बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड में सेंट्रल एटम भी हेलोजन ही होंगे और सराउंडेड एटम भी हेलोजन ही होंगे। तो इस दोनों केस में ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडेड एटम कौन है। तो हमने आपको बताया कि जो मिनिमम नंबर में हो, जिसका साइज बड़ा हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, वो आपके होंगे सेंट्रल एटम। और इसके सारे अपोजिट फेज जैसे बात करेंगे हम लोग, साइज बड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मैक्सिमम नंबर में हो, तो वो आपके होंगे सराउंडेड एटम। अब आपके कई बार सवाल आ जाता है कि सर ये तो पूछ लिया, ये तो हमने बता दिया कि ये बताइए इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसा है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इसी में दूसरा आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो देखें, अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ, अगर बात करें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड,
तो सिर्फ दो कंडीशन याद रखना है। पहला कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सराउंडेड एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पहला केस बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या कहा हमने कि नंबर ऑफ सराउंडेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और दूसरा केस है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस डेल ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद हुआ? बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सराउंडेड एटम ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे। तो बस दो ही केस आपको ध्यान रखना है यहाँ इंटरहेलोजन कंपाउंड के लिए। क्या क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ सराउंडेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बस दो केस है। अब कुछ सवाल देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मान लो कि आपको कहीं दे दिया IF7, IF5 और दिया IF3, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। तो अभी आपने क्या कहा, पहला केस कहा कि जिसमें नंबर ऑफ सराउंडेड एटम ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो क्या कहने वाला हूँ मैं, IF7 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तब IF5 होगा, तब जाके IF3 होगा। तो देख लीजिए। अब दूसरा केस को भी अगर हम डिस्कस कर दें, दूसरा क्वेश्चन अगर दे दें हम आपको, अगर कहीं लिखा है IF5, कहीं लिखा है IBR5 और कहीं लिखा है ICL5, तो मैं कहता हूं कि आप बताएं आपकी किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा। यहाँ तो नंबर ऑफ सराउंडेड एटम की बात कर रहा था मैं। अगर इस केस में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से मैं आ रहा हूं। तो आपने क्या कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। सुनिए, अगर ये दोनों जुड़ा है तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा। तो क्या कहने वाला हूँ कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच सबसे बड़ा गैप ये। तो स्टेबिलिटी जो होगा वो आपके IF5 में ज़्यादा होगा, तब तब आपका ICL5 में होगा, तब जाके IBR5 में होगा। तो दो ही कंडीशन आपको याद रखना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दो कंडीशन याद रखिए। और सभी जैसे आपको पता हो चुका है कि अनाउंसमेंट हुआ है कि 1 जुलाई से आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। भारत सरकार का गाइडलाइन जो आया है वो 1 जुलाई से कोचिंग को खोलने के लिए कहा है। तो आप बिल्कुल आज तक जो भी पढ़ें आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो भी क्लास शुरू हुआ है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आने वाले समय में उस पार्ट को आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं या जल्दी से जल्दी स्किप कर सकते हैं उसको। इसलिए उस सारे चीज़ों को आप बिल्कुल तैयारी करिए, और आपका टेस्ट भी होगा तो आने के साथ। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िए आप घर पे बैठ के। अभी आपको 1 महीना टाइम है, इसमें जितना ऑनलाइन हो पाता है तो करिए, और जितना आपने ऑफलाइन पीछे का क्लास किया है उसको आप जल्दी से जल्दी मतलब रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब आप आए तो वो लेसन आपका तैयार हो और टेस्ट होगा। तो थैंक यू, देखते रहिए।